हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट लेक्चर में यार काफ़ी सारा कर लिया था रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल ग्रेविटेशन पार्ट। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन सब से रिलेटेड बात कर ली थी। आज इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक कराया था दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, उसी की एक एप्लीकेशन पार्ट में मैंने एक पार्ट कराया था दैट इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। सो जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला पार्ट है, उस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या समझते हैं वो देखिए ज़रा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में मैंने आपसे ये कहा था कि लेट अस सपोज ये आपका अर्थ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर किसी वेलोसिटी से फेंका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब किसी वेलोसिटी से फेंका जाता है, वो मान लीजिए वेलोसिटी है v1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये अर्थ सरफेस है और वैल्यूज जितनी भी नापी जाएंगी दीज ऑल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई ये RE डिस्टेंस पर हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई Gm1। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, चलो m ले लेता हूँ, स्मॉल m। ठीक है, और जो मास ऑफ अर्थ है अपॉन डिस्टेंस इज RE। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पर, हाफ m v1 स्क्वायर। अच्छा, ये पोटेंशियल और ये काइनेटिक, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी हो गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हुई दैट इज बेसिकली पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम, यानी G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, ओवर RE प्लस यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। अच्छा, यहाँ से मान लीजिए ये बॉडी जो है वो कुछ हाइट गेन करी, लेट अस सपोज इसने हाइट गेन करी है h। ये h हाइट गेन करके और इस पॉइंट पर पहुंची। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो है v2। ठीक है, अच्छा, m मास का ही पार्टिकल रहा। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी हो गई, Gm ओवर RE प्लस h। अर्थ सरफेस से इसका डिस्टेंस हो गया RE और ये डिस्टेंस h, दैट्स वाई RE प्लस h के बराबर। अच्छा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा v2 वेलोसिटी है दैट इज हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी हाफ m v2 स्क्वायर प्लस Gm अपॉन RE प्लस h। ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि अगर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा है, ऐसा सच नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशन ही है जिसकी वजह से यही आ रहा है सारी। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इन दैट केस ये दोनों मैकेनिकल एनर्जीज जो है वो सेम रहेंगी, बिकॉज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस कंसेप्ट को मैंने आपको कल भी सिखाया था। तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस Gm अपॉन RE। ठीक है, वो भी नेगेटिव में, अरे इसको माइनस में ही रखेंगे ना यार, कहीं गड़बड़ ना हो। हाँ, माइनस 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 और माइनस है ना। चलो, सो दिस वन इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस Gm अपॉन RE प्लस h। दैट्स द वैल्यू फॉर पॉइंट हेट, जो हाइट पर पॉइंट था उसके लिए। तो दोनों पॉइंट्स पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल रिमेन्स कंजर्व कांस्टेंट, ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी तरह से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहां पर हाफ mv स्क्वायर, हाफ v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर पटकेंगे, सो Gm अपॉन RE प्लस h। ठीक है, माइनस Gm अपॉन RE। ठीक है, यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो, और जो काइनेटिक एनर्जी चेंज है दैट रिमेन्स इक्वल। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी अच्छी भाषा में ऐसे कह सकते हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं जैसा समझ में आता हो वैसा याद रख लो। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ी। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया था रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी, और उसके बाद मैंने लेक्चर खत्म किया था। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी। इसको समझो जरा आराम से, क्या बोल रहा है बेटा वो देख जरा। ऐसे कह रहा है कि लेट अस सपोज ये आपका अर्थ है,
ठीक है, इस अर्थ पर यहाँ कोई एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल m मास का, ठीक है। अच्छा, आप ये चाहते हो कि ये जो स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको पार करके बाहर चला जाए, ठीक है। आप ऐसा कुछ चाहते हो, ठीक है, मतलब अर्थ का अट्रैक्शन इसके ऊपर खत्म हो जाए। तो उस केस में आप इस सिस्टम को चाहते हो कि ये फ्री हो जाए, बाउंड ना रहे, ठीक। तब क्या करोगे, आपके पास यहां पर जब रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, GMEM अपॉन GMEM अपॉन R, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास यहां पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी मान लो आपने इसको v1 वेलोसिटी से फेंका है, आपने इसको v1 वेलोसिटी से फेंका है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इसके पास, हाफ m v1 स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करना चाहते हो आप, इसको एक ऐसे पॉइंट पर पता भेजना चाहते हो जहां जाके वेलोसिटी जीरो हो जाए। आप एक ऐसे पॉइंट पर भेजना चाहते हो जहां वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब आसान भाषा में इस पर काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाए, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, वहां से वापस लौटने के लिए घूमेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। बट ये वापस लौटे ही ना, ऐसा केस चाहते हो कि वापस लौटे ही ना, मतलब इस पॉइंट पर जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाए, यहां जाके आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाए। मतलब आप एक ऐसा पॉइंट चाहते हो जहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो। आप एक ऐसा पॉइंट चाहते हो जहां जाके इसके ऊपर कोई एनर्जी ना लगे और इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट बिकम्स जीरो। कैसे कर सकते हैं ये काम, कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि मैं यहां पर कुछ वेलोसिटी अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूं, जिससे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, वो आपका कांस्टेंट रहे। ध्यान से देख, यहां पर आपसे बात कर रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर है जीरो, इस पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है देख जरा, तो -GMEM अपॉन RE प्लस, यहां तुमने कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की है, तुमने वेलोसिटी प्रोवाइड की है हाफ m v1 स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी की तुम्हें वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है, इस वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, वो भी किस तरह से कि ये इस पॉइंट पर जाके, ठीक है, वेलोसिटी भी जीरो यानी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, ऐसे पॉइंट तक तुम्हें ले जाना है जो कि इसकी हद से बाहर निकल जाए, ठीक, ताकि वापस लौट के ऐसे नीचे, जैसे यहां से फेंकोगे ऐसे फेंकोगे गिर जाएगा, फिर और फेंकोगे और गिर जाएगा, थोड़ा तेज फेंकोगे और गिर जाएगा, और थोड़ा तेज फेंकोगे तो ये वापस नहीं आएगा और यहीं पर रह जाएगा और घूमने लग जाएगा अर्थ के आसपास। किस वेलोसिटी से तुम फेंक रहे हो जो कि ये धरती पर वापस ना लौटे, वो वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है। एंड दैट वेलोसिटी जिससे तुमने फेंका और ये वापस लौट के नहीं आया, दैट वेलोसिटी इज बेसिकली टर्म्ड एज एस्केप वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को नामकरण किया गया है एस्केप वेलोसिटी के नाम से, ठीक है। इसको इधर पटको, GMEM अपॉन RE इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर, m से m खत्म हुआ, ठीक है, 2 इधर ले गया तो 2GME अपॉन RE इक्वल्स टू v1 स्क्वायर। यहां से अगर मैं v1 की वैल्यू निकालता हूं दैट कम्स आउट टू बी GME अपॉन RE इंटू 2। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। ये वेलोसिटी इसको चाहिए तब जाके इट गेट्स फ्रीड फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, और तब जाके ये वापस नहीं आएगा, तब जाके ये वापस नहीं आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट जस्ट द एस्केप वेलोसिटी। इसी को नाम दिया जाता है बेटा लोग एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। अच्छा, अगर इसी के लिए मैं और बात करूं तो एक बात देखो, ये कैपिटल G के टर्म्स में आ रहा है, √2, ठीक है, GME अपॉन RE इज इक्वल टू VE। मैंने इसमें क्या किया, RE से मल्टीप्लाई RE से डिवाइड कर सकता हूं, क्या बन गया 2GME अपॉन RE स्क्वायर इंटू RE का रूट इज इक्वल टू VE। ये किसका फॉर्मूला बना, दिस इज नथिंग बट जस्ट द VE, वो सॉरी स्मॉल g, सो 2GRE इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी। एक ये फार्मूला, एक यहां लिखा था, एक ये फार्मूला, ये सब एस्केप वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल g के टर्म्स में याद रखो तो ये रहा, और कैपिटल G के टर्म्स में याद रखोगे तो यहां है, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सी वेलोसिटी है, ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे अगर आपने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो वो वापस लौट के नहीं आएगा,
कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप यहाँ से फेंकोगे गिर जाएगा, फिर और तेज फेंको फिर गिर जाएगा, और तेज फेंको फिर गिर जाएगा, बट अब तुमने ऐसी वेलोसिटी से फेंका कि ये नीचे नहीं आया, ठीक है, तब क्या होगा, तब जो वेलोसिटी आपने इसको प्रोवाइड की है दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट जस्ट द एस्केप वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, अर्थ की सरफेस पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो एट अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो अपन देख लेते हैं। एट अर्थ सरफेस इसकी वेलोसिटी वी ई इज इक्वल टू √2, ठीक है, जी की वैल्यू 9.81 ले लेता हूँ, इंटू आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶ ले लेता हूँ, इसका रूट करेंगे तो वैल्यू मिलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एस्केप वेलोसिटी मिलती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इतनी वेलोसिटी से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो देन दे गेट फ्रीड फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, वो फ्री हो जाता है, वो एस्केप कर जाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, ठीक है, और वो वापस नहीं गिरेगा फिर, ठीक। अच्छा, और समझो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे, चल पहले कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं इससे। एक बात याद रखना, इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है, हमेशा, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में अच्छा बसा लेना। एक क्वेश्चन देखो इससे, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको, ठीक है, आपको ऐसी एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस केस में, ठीक है, आपको अर्थ के बजाय कोई दूसरा प्लैनेट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, आपको एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइंड वी ई, ठीक है, ऑन अ प्लैनेट हैविंग मास 3 times that of Earth, 3 times that of Earth and radius that of half of Earth, ठीक है। आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर रेडियस की वैल्यू तो आधी हो धरती के, ठीक है, और मास जो है वो 3 गुना हो, उस पर जाके आपको ग्रेविटेशनल, ये जो आपकी कौन सी है, एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है। देख यार, एस्केप वेलोसिटी √2gm ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है, √2g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की, अच्छा जी को जी रखा रहता है अभी ना, जी को अपन जी ही रख लेते हैं, ये जी रख लिया। mp की वैल्यू कितनी लिखी, 3me के बराबर अपॉन, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या लिखा, re डिवाइडेड बाई 2, इसको ऊपर भेजा 4, ठीक है, या फिर ऐसे लिख 2 को 2 ही रहने दे, क्योंकि 2gme अपॉन आर ई को मैं सिंपल 2gme अपॉन आर ई को मैं वैसे बना ले रहा हूँ, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू मेरे पास में है तो √2/3 को मैंने बाहर कर लिया और √2gme अपॉन आर ई मैंने अलग कर लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 11.2, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/3 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड दैट्स द वैल्यू। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी वैल्यू फाइंड करने का हो, ठीक है, तो तुम इसी मेथड से जाओ, जो तुम्हें पता है उतने से वैल्यू रखो और बाकी के लिए सिर्फ कंसेप्ट को यूज करो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक प्लैनेट है, फाइंड एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट, एक प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, हुज डेंसिटी इज डबल दैट ऑफ अर्थ, हुज डेंसिटी इज डबल दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस हाफ ऑफ अर्थ, रेडियस जो है वो हाफ ऑफ अर्थ है और जो डेंसिटी है वो डबल ऑफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ है। अब देखो ज़रा, सबसे पहले इसको रिन्यू करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, बट मैं एक रिलेशन याद कराना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे वी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बेसिकली, ठीक है, डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में मुझे वेलोसिटी मतलब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। मेरे पास फार्मूला क्या होता है, 2gme अपॉन re, ठीक है, ये फार्मूला मेरे पास होता है। मास की जगह पर मैंने डेंसिटी इंट्रोड्यूस की, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन re, इसका रूट कर रहा हूँ, सो re से ये ख़त्म किया, ठीक है, बचे 2, सो वैल्यू क्या बनी, एस्केप वेलोसिटी का मेरे पास फार्मूला बन गया यहाँ से, दैट इज़ रूट, ठीक है, 2 4 8/3 g rho,
ठीक है, पाई 0 पाई इंटू आर ई स्क्वायर। ये फार्मूला बनता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर डेंसिटी। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई अर्थ के लिए, मान लो ये वैल्यू आपकी अर्थ के लिए है और मुझसे बात की जा रही है कि फॉर अ प्लैनेट ये वैल्यू कितनी होगी। सो √8/3 जी रो जो है वो इस प्लैनेट का 2 टाइम्स है अर्थ के, तो 2 रो लिख देता हूँ बेटा। अच्छा, पाई को पाई लिखूंगा। रेडियस कितनी लिख रही है बेटा, रेडियस हाफ है, तो RE/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 8/3 जी और 2 को बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, 2 को बाहर ले लेता हूँ थोड़ा सा आगे, मतलब ठीक है, जी को जी रखा रहने दिया, 2 को 2 रहने दिया, रो को मैंने सॉरी 2 को तो बाहर ले लिया है, रो को मैंने यहाँ पर रखा रहने दिया और RE² अपॉन 4 भी मैंने यहाँ बाहर ले लिया। ये जो 4 आएगा इसको मैंने इधर लिख लिया। ये वैल्यू मेरे पास अलग है और ये वैल्यू मेरे पास अलग है। अच्छा, इसकी वैल्यू मेरे को पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको काटूंगा तो 1/√2, 1/√2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.707 इंटू 11.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इनका आंसर आपके हाथ में होगा। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए। आप हमेशा रेशियो से जाइएगा, आप हमेशा रेशियो से जाइएगा। आप ये कोशिश कीजिए जो डाटा निकल सकता है उसको इधर साइड में ले लो और बाकी जितने की वैल्यू आपको पता है अर्थ के लिए उस वैल्यू को एग्जैक्ट याद रख के फिर कैलकुलेट करो, एंड दैट विल बी फेवरेबल फॉर यू। ठीक है, चाहो तो आप मतलब रेशियो लेके भी कर सकते हो, जो कट रहा है उसको काटते जाना, जो बच रहा है उसको लिख देना बस खाली। ठीक है, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ध्यान रखना इस तरह की कैलकुलेशन के लिए। चलो नेक्स्ट, अगली मैं बात करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू अनदर पॉइंट, दैट इज बेसिकली द इंटरस्टेलर स्पीड। ठीक है, ये क्या है भैया, इसके बारे में भी सुन लीजिए। इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझना है। ऐसे कह रहा है कि लेट सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, VE से ज़्यादा पर फेंक दिया। आपने यहाँ जो प्रोजेक्ट किया है इसको VE से ज़्यादा पर फेंका है। ठीक है, अच्छा, जब आपने इसको VE से ज़्यादा पर फेंका है, ठीक है, तो जब ये यहाँ पर 0 वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है, उसके बाद भी जैसे जितनी वेलोसिटी इसको 0 गेन कर लेनी थी, जितने पर ये पहले 0 वेलोसिटी गेन कर रहा था, अब ये वहाँ पर 0 वेलोसिटी गेन नहीं करेगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि स्पेस में जब ये जाएगा तो इसके पास कितनी वेलोसिटी रह जाएगी। दैट स्पीड इज बेसिकली इंटरस्टेलर स्पीड। ठीक है, तो जब भी किसी पार्टिकल को, ठीक है, मोर देन VE से फेंका जाता है, देन इन द स्पेस मीन्स जब वो आपका अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा, देन ऑल्सो इट हैव सम स्पीड, फाइंड दैट स्पीड बेसिकली। और उसी स्पीड को क्या नाम दिया जाता है, उस स्पीड को नाम दिया जाता है बेटा इंटरस्टेलर स्पीड का बेसिकली। ठीक है, आई रिपीट, यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जिसकी वेलोसिटी आपने जो आपकी एस्केप वेलोसिटी थी उससे ज़्यादा दी। जब आप एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो क्या होगा बेटा कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी जहाँ पहले 0 हो रही थी वहाँ अब 0 नहीं होगी। ठीक है, इट हैज़ सम वेलोसिटी एट दैट मोमेंट। उस वेलोसिटी को आपको बेसिकली फाइंड करना है कि वो वेलोसिटी आपकी कितनी होगी। ठीक है, आसान है यार, समझ सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी है उसके पास, तो 12mv² प्लस GMEM अपॉन RE। यहाँ उसके पास कौन सी स्पीड है, यहाँ उसके पास स्पीड है 12mvi²। ठीक है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी, यहाँ पोटेंशियल तो आपका 0 होना ही है, बट काइनेटिक इस बार 0 नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ स्पीड रह गई है और ये यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक बात और छोटी सी जो हमें बचपन से याद है, क्या कि जब हम एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हैं, फॉर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, 12mv², इस पॉइंट पर 12mv², ठीक है, माइनस GMEM अपॉन RE इक्वल्स टू 0 होता है, यही होता है। अच्छा, सो 12mv² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, GMEM अपॉन RE के बराबर। दैट मीन्स इस वैल्यू की जगह पर मैं यूज़ कर सकता हूँ 12mve², मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है उसके टर्म को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, मेरा आंसर जो मुझे चाहिए था रिक्वायर्ड वो बन गया है। गौर से देखो ज़रा,
मैं यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ, तो जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट करूँगा तो वैल्यू कितनी आई, हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस हाफ एम, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर, जो उसके पास वहाँ जाके रह गई है। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए कि किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया था, सो दैट इट हैज़ गॉट सम वेलोसिटी एट दैट मोमेंट, उसके पास वहाँ भी जाके कुछ स्पीड रह जाए। एक मिनट रुकना, यहाँ माइनस आना है क्या, जी एम ई एम अपॉन आर ई की वैल्यू जो आ रही है उसकी जगह यहाँ नेगेटिव आएगा, हाँ जी, यहाँ पर नेगेटिव साइन रखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए। ठीक है, सो ये वैल्यू आपकी जो रहेगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस दिस वन, यहाँ वी आई की वैल्यू जो निकलेगी, हाफ एम काट देते हैं अपन, तो वी आई की जो वैल्यू निकलेगी दैट इज वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, और इसको रूट में रख दीजिए, देन दिस विल बी द इंटरस्टेलर स्पीड, यही आपकी कहलाएगी इंटरस्टेलर स्पीड। कितनी वेलोसिटी उसके पास रह जाएगी जब वो स्पेस में पहुंच जाएगा, ठीक है, अच्छा, दैट स्पीड इज बेसिकली द इंटरस्टेलर स्पीड, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अच्छा, और देखो ज़रा, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन देखता हूँ इससे, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, a body is projected with speed 2 times that of escape, ठीक है, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एस्केप स्पीड से डबल से एक बॉडी को फेंका गया है, फाइंड वी आई, यानी इंटरस्टेलर स्पीड पूछ रहा है आपसे कितनी होगी इस केस में। इजी है, ऐसे समझ यार कि वी आई की वैल्यू तुझे फाइंड करनी है, जो वी है वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। अब ये जो वी स्क्वायर है इसकी वैल्यू तुझे कितनी दे रखी है, इस वी की वैल्यू दे रखी है 2VE के इक्वल, ये गिवन है तुझे, वी की वैल्यू वी की जो वैल्यू है वो 2VE गिवन है, तो लगा जरा यहाँ पर, सो वी आई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स VE का स्क्वायर माइनस VE का स्क्वायर, रूट ऑफ 4VE का स्क्वायर माइनस VE का स्क्वायर, रूट 3VE का स्क्वायर, मतलब VE को बाहर ले लूँगा तो रूट 3VE, दैट्स योर आंसर। ठीक है, रूट 3VE ये तेरा आंसर आ जाएगा, VE की जो भी वैल्यू है उसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू गेट द आंसर इजीली। ठीक, अच्छा, अब जब तुम्हें ये पता चल गया, ठीक है, कि एस्केप स्पीड और इंटरस्टेलर स्पीड जो हैं बेसिकली वो कैसे कैसे गुल खिलाएंगी, इसके पश्चात अब मैं आपके पास में नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू अनदर स्पीड, दैट इज ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, मैं एक ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो भी नाम जानते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अब बात करने जा रहा हूँ। तो अगला कंसेप्ट है मेरे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड। बेटा कल जब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन के बाद मैंने शायद बोला था ये बात कि जब भी अपन बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी की, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि उस एस्केप वेलोसिटी को हम बात कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जबकि अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जब भी हमें बात करनी होगी, देन वी विल टॉक अबाउट फोर्स बेसिकली, तब हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बेसिस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ज़रा क्या बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी? देखो, सबसे पहले बात, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ से, ठीक है, अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट से फेंका जाता है और वो अर्थ के आसपास गोला मारता है, तो उसको सैटेलाइट का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप जानते हो कि जो भी आपका, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, अगर वो अर्थ के आसपास गोला मार रहा है देन दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली टर्म्ड एज द और सैटेलाइट बेसिकली। ठीक है, अच्छा, मान लो कि अर्थ की सरफेस से, ठीक है, इस अर्थ का जो रेडियस है वो RE है और मास जो है वो ME है। मैंने अर्थ की सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट ले लिया, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंका कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो गोला मारना शुरू कर दिया, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके आसपास गोला मारना शुरू कर दिया, मैंने इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को फेंका है। ठीक है, तो इसको जो वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड करी, ठीक है, जो इसको वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड करी जिससे कि ये पूरा का पूरा घुमा मारना शुरू कर दिया, दिस वेलोसिटी इज बेसिकली टर्म्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी।
यहाँ मैं इसको कितनी प्रोवाइड करूँ वेलोसिटी, जो कि ये गिरने की बजाय, जैसे ऐसे फेंकोगे तो ये यहाँ से गिर जाएगा, और फेंकोगे तो और गिर जाएगा। आपने इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करी जो कि ये गोल घूमने लग गया। वही वेलोसिटी आपको निकालनी है कि वो वेलोसिटी कितनी होगी जो कि आप इस बॉडी को प्रोवाइड करो और ये बॉडी गोल 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 घूमने लग जाए फॉर अर्थ। ठीक है, अच्छा। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ गोल गोल घूम रहा है, तो इस केस में मैंने आपको बोला कि जब भी ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे तो रिलेटेड टू फोर्सेस बात करेंगे। तो बेटा अर्थ जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है, किससे? G_m_e_m/r² से। इसी फोर्स से अर्थ अपनी तरफ इसको खींच रही होगी, बिल्कुल सही। अच्छा, अब जब ये गोल घूमने लग गया तो कौन सा फोर्स इसके ऊपर लगा? दैट फोर्स इज बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दिस केस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is required centripetal force being provided by gravitational force of attraction between अर्थ एंड जिस भी ऑब्जेक्ट को आप घुमा रहे हो यानी सैटेलाइट। ठीक है, अच्छा। सो मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देता हूं। मुझे क्या क्या इक्वेट करना है? एक तो मुझे जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो, और दूसरा मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? G, ठीक है, m_e/r² इज इक्वल टू, यहाँ वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की थी? VO/r। कुछ कट रहा है तो काट दो, VO की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, m से m खत्म हुआ, VO की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? सो G_m_e/r इज इक्वल टू VO²। सो वेलोसिटी यहाँ जो निकली दैट इज G_m_e/r के बराबर। ये वेलोसिटी हो गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, अर्थ सरफेस से अगर लेना है तो ले लो यार, G_m_e/re+h, ये हो गया अर्थ सेंटर से, वो अर्थ की सरफेस से, जहां पर h जो है वो हाइट क्या है? h इज बेसिकली द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये आपकी h हो गई। अगर r की बात करते हो तो ये स्मॉल r था आपका, यहां से लेके और यहां तक। अब r की वैल्यू जो है वो re+h के इक्वल रख दी, ये वैल्यू बन जाएगी। दिस इज नथिंग बट जस्ट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देते हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंक देते हो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट ऊपर, आपने जैसे ही अर्थ इस वेलोसिटी से फेंकोगे, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो इसके आसपास गोला मारना शुरू कर देगा, वो इसके आसपास गोला मारना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर फेंकते हो तब क्या होगा? जब आप ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर फेंकोगे तो क्या होगा? ये तो आपने फेंका है VO से, अगर आप VO से लेस पर फेंकते हो तब क्या होगा? तो पहले तो ये समझ लो कि जब VO से फेंकोगे तो सर्कुलर पाथ ये बॉडी कवर करेगी, ये बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ अटेन करेगी। आप इस बार क्या कर रहे हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप VO से कम वेलोसिटी पर फेंक रहे हो। जब आप VO से कम वेलोसिटी पर फेंकोगे तब ये किस तरह का पाथ आपका ट्रैवर्स करेगी? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को VO से ज़्यादा वेलोसिटी पर फेंकते हो तब क्या होगा? आपने जो वेलोसिटी यहाँ प्रोवाइड की है इट इज़ ग्रेटर देन VO। ये दो सवाल हैं आपके पास में। ठीक है, पहला सवाल है आपके पास में कि अगर आपने VO से कम वेलोसिटी पर ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, ठीक है। दूसरा सवाल है VO से ज़्यादा वेलोसिटी पर आपने फेंक दिया, इन दोनों केसेस में क्या होगा? आप ये चीज़ मुझे बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ, व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, v वेलोसिटी से, प्रोजेक्टेड विद v, ठीक है, अगर आपने v से प्रोजेक्ट किया है और v की वैल्यू जो है एक बार VO से ज़्यादा है, एक बार VO से कम है, दिस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा क्या आएगा आंसर, बट आप एक बार मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि क्या बोलेंगे आप। ठीक, आगे नेक्स्ट मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू
आपकी कितनी रहती है अगर उसको घूमना है, सो √2GME/RE, ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी हो गई और इस केस में ये आपका घूम रही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ की सरफेस पर यहाँ पर खड़े होके घुमाना चाहता हूँ अर्थ के आसपास गोला मार के, ठीक है, तो मुझे कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अर्थ सरफेस पर मुझे कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि ये गोल गोल घूम जाए। सो मैं निकालने जा रहा हूँ एस के ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, एट सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर अगर मुझे बात करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो मैं निकाल सकता हूँ आसानी से। देखो ज़रा, √2, अच्छा यहाँ पर RE+H आता था, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर H 0 हो तब, तो GME/R लिख रहा हूँ मैं, GME/RE की वैल्यू लिख रहा हूँ VO में, ठीक है। सो G वैल्यू आपका 6.67 × 10⁻⁻11, ME की वैल्यू 6 × 10⁻24 अपॉन रेडियस की वैल्यू 6.4 × 10⁻6 और इसका रूट सॉल्व करोगे मिलेगी वैल्यू 8.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू मिलेगी आपको लगभग 8.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू आपको 8.2 किलोमीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स मिलेगी, ठीक है। इस वेलोसिटी को अगर आप देखोगे, इस वेलोसिटी को अगर आप प्रोवाइड कर देते हो इतनी वेलोसिटी, तो ये गोल गोल घूमने लग जाएगा, अर्थ सरफेस पर गिरेगा नहीं, ये अर्थ सरफेस के आसपास गोल गोल चक्कर काटने लगेगा इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ऑन द अर्थ। ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर घूमने लग जाएगा आसपास गिरने की बजाय, ठीक है ये बात। अच्छा, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का खेल भी थोड़ा सा। अच्छा, अब वेलोसिटी आपको मिल चुकी है कि गोल गोल घुमाने के लिए आपको कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं व्हाट मस्ट बी द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ, टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आप अगर अपन में निकालना चाहता हूं तो देख ज़रा गौर से, आपसे बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, दैट विल बी इक्वल्स टू ½ mVO²। मैं ½ mVO की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ किसकी वैल्यू, √GM/R की वैल्यू, ठीक है। सो रख लेते हैं यहाँ पर कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, अर्थ सरफेस से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। अर्थ सरफेस से इसका डिस्टेंस कितना है, r के बराबर, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। चलो सो देखते हैं, ½ mVO की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी, GM/r का रूट और इसका स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो गई, GM m, ये तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, अपॉन 2r के बराबर। दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखता हूं इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे बचपन से याद है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, कितनी हाइट पर, एट हाइट स्मॉल r, अर्थ सरफेस से सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, देन दिस पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी -GM/r, ठीक है। इसका मास me ले रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रखा था उसका मास मैंने स्मॉल m लिया था, तो ये हो गई मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में पहले तो एक बात रिश्ता देख लो, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू तुमने निकाली है, ठीक है, दैट इज -GM/r। इसका अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ, ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, सो 2 से मल्टीप्लाई और इसको अंदर रखा, GM/m/2r, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये क्या वैल्यू बनी है, ये वैल्यू बन गई है, देख ले, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो,
ठीक है, ये वैल्यू बन गई है काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड। तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया है? सो 2 टाइम्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी के। ये रिलेशन भी सर्वथा सत्य होता है, ठीक है, ये रिलेशन भी सर्वथा सत्य होता है जब सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। जब दो फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होंगे तब ये रिलेशन सदा सत्य होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी सत्य होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टोटल मैकेनिकल एनर्जी TME निकालता हूँ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के बराबर। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक निकालोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई GMM/R और काइनेटिक हो गई GMM/2R। पूरा माइनस पूरा प्लस आधा, तो माइनस करेंगे तो GM/2R, ठीक है, यानी ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है तो नेगेटिव आएगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आपकी निकली है -GM/2R। दो बातें गौर करने लायक हैं। सबसे पहली बात, सो भैया यहां से मुझे दो रिजल्ट साफ साफ पता चल रहे हैं। पहला रिजल्ट मुझे क्या पता चल रहा है? पहला रिजल्ट ये पता चल रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो है नेगेटिव। जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो है नेगेटिव, दैट मीन्स कि सिस्टम जो है वो है बाउंडेड। जो सिस्टम है मेरे पास दैट इज बेसिकली द बाउंडेड सिस्टम, ठीक है। तो जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इसका मतलब सिस्टम जो है वो मेरा बाउंडेड सिस्टम है, ठीक है, यानी वर्क डन, ठीक है, बाय सिस्टम नहीं होगा। वर्क डन बाय सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है। मीन इंस्टीड क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डन वर्क एक्सटर्नली, ठीक है, टू मेक फ्री दिस सिस्टम, ठीक है। हमें वर्क जो है वो सिस्टम पर करना पड़ेगा, सिस्टम कोई भी काम नहीं कर सकता। सो वी हैव टू डन वर्क हैज टू डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर हमें काम करना पड़ेगा, सिस्टम खुद कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। सिस्टम कैसा है? बाउंडेड है, और इसको फ्री कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नली कुछ वर्क देना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम जो है वो बाहर आएगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा। एक बात याद रखेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं दोबारा सुने। मेरा सिस्टम जो है वो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है नेगेटिव, मतलब सिस्टम कैसा है? बाउंडेड सिस्टम। सिस्टम मतलब वर्क डन जो बाय द सिस्टम है वो नहीं हो सकता। नो वर्क हैज टू बी डन बाय द सिस्टम, ठीक है। मीन्स हमें वर्क सिस्टम पर करना पड़ेगा। वी हैव टू डन सम वर्क ऑन द सिस्टम टू मेक इट फ्री फ्रॉम द सिस्टम। किसी भी मास को अगर हमें सिस्टम से बाहर निकालना है तो हमें इस सिस्टम पर एक्सटर्नल वर्क करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम 0 एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज देयर। जितना भी करना है कर लो, और जितना मास निकालना है निकाल सकते हो, ठीक। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या समझ में आएगी? दूसरी बात एक और समझ में आ सकती है यहां से, वो क्या है कि जो आपका सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आई है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी आई है? सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आई है GM/2R, और वो भी नेगेटिव। अगर मैं बात करता हूं इसके मैग्नीट्यूड की, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? ज़्यादा बड़ा हो गया E यार, छोटा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, मुझे E थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, E ज़्यादा बड़ा हो गया मेरा, ठीक है। सो देखो ज़रा क्या कह रहा है आपसे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है इस केस में वो कितनी हो जाएगी? उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का आधा, ठीक है। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के मैग्नीट्यूड्स हो गए GM/2R इज इक्वल टू GM/2R, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? GM/r, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आधा होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। एक रिजल्ट मुझे यहां से ये मिल जाएगा, ठीक है। सो मुझे यहां से दो रिजल्ट्स गेन हुए। पहला तो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपकी इस केस में नेगेटिव आई है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आई है, सिस्टम बाउंडेड है, मुझे बाहर से काम करना पड़ेगा अगर सिस्टम से कुछ निकालना है तो।
दूसरी बात, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देखो आगे, तो क्या कह रहा था मैं कि सिस्टम जो है वो कैसा है, मेरा सिस्टम जो है वो बाउंडेड सिस्टम है। सिस्टम मेरा जो है वो बाउंडेड सिस्टम है। और इस बाउंडेड सिस्टम में एक बात और है, वो बाउंडेड सिस्टम की बात क्या है, बात ये है कि वी हैव टू डन वर्क एक्सटर्नली, वी हैव टू डन वर्क एक्सटर्नली, ठीक है, टू मेक एन ऑब्जेक्ट फ्री, टू मेक एन ऑब्जेक्ट या फिर टू मेक एनी मास फ्री फ्रॉम सिस्टम, एनी मास फ्री फ्रॉम सिस्टम। अगर हम सिस्टम से कोई मास बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जो वर्क हम करेंगे एक्सटर्नली, ठीक है, या फिर कह सकते हो आसान भाषा में कि हम वर्क करेंगे या फिर एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एनी मास फ्रॉम सिस्टम, किसी मास को, ठीक है, सिस्टम से निकालने के लिए जो हम मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, या कह सकते हो कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम से हमें अगर फ्री करना है किसी मास को तो कितनी एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी कहलाती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी, ठीक है, आसान भाषा में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं तो हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइडेड एक्सटर्नली टू मेक एन ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम द सिस्टम इज बेसिकली टर्म्ड एज अ बाइंडिंग एनर्जी। कितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि हम उस सिस्टम से किसी मास को निकाल पाए। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, कोई एक मेरे पास में अर्थ है, इस अर्थ के आसपास में कोई एक सैटेलाइट है जो कि स्मॉल एम मास का और ये घूम रहा है इसके आसपास। मैं इस सैटेलाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ, मुझे इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो इसको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी जो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट एनर्जी प्रोवाइडेड टू मेक इट फ्री फ्रॉम दिस फील्ड इज बेसिकली टर्म्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, इसको हम नाम देंगे बाइंडिंग एनर्जी का, टू मेक इट फ्री फ्रॉम सिस्टम, टू मेक इट फ्री फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम से बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो एनर्जी होगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली। भला, अच्छा, अब इस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, सो बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू होगी, अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा केस किया था, याद हो शायद, तो जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो एक मास था, स्मॉल एम मास, उसको धरती से बाहर निकाला था तुमने, धरती से निकाला था तो उसको क्या प्रोवाइड किया था, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड एज काइनेटिक एनर्जी। हमने उसको प्रोवाइड की थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो होगी इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू दैट ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन गेट फ्री फ्रॉम द फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक, सो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे और ये होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, जिससे कि ये सिस्टम जो है वो बाहर निकल के चल दे, ये मास जो है वो सिस्टम से बाहर आ जाए। तो तुम कितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करोगे, दैट एनर्जी इज बेसिकली टर्म्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही होगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी। बोलो, ये बात समझ आई कि नहीं आई? इस बात में कोई परेशानी किसी को हो तो बता दो, नहीं हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं और सोच। चलो, सो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो छोटे छोटे से यार। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन वीओ। वीओ में हम कितना परसेंट इंक्रीमेंट करें सो दैट सिस्टम बिकम्स फ्री, और मतलब मास जो है वो बिकम हो जाए, वो मास जो है वो फ्री हो जाए सिस्टम से। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो दैट मास बिकम फ्री फ्रॉम सिस्टम, मास बिकम फ्री फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, मास जो है वो सिस्टम से फ्री हो जाए, आपको कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इन दैट वन।
अगर देखा जाए भैया तो ये साफ बात ये पूछना चाह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने r डिस्टेंस पर यहाँ vo वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है। अब ये vo वेलोसिटी से यहाँ ये घूम रहा है। अभी ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं इस vo को कितनी वेलोसिटी के फॉर्म में दूं जो कि ये बाहर निकल के चला जाए। ठीक है, आसान भाषा में तो देखा जाए तो वो कुछ और ही पूछना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि vo से ve बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इस vo को ve बनाने में मुझे कितना % का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो साफ दिख रहा होगा तुम्हें कि ve की जो वैल्यू होती है वो होती है √2gme अपॉन re के बराबर। ठीक है, अच्छा अगर किसी और डिस्टेंस से फेंक रहे हो तो वहाँ तक का ले लो स्मॉल r। अच्छा अब √2 बाहर रखो, √gm अपॉन r रखो यहाँ पर। अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ तो √2। ठीक है, √gm अपॉन re किसकी वैल्यू है? √gm अपॉन re है vo की वैल्यू। मतलब ve की वैल्यू जो होती है वो √2 टाइम्स vo के इक्वल होती है। मतलब आसान भाषा में कि अगर मैं उसको √2 टाइम्स कर देता हूँ, √2 टाइम्स का मतलब हो गया 1.41 vo इज इक्वल टू ve। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? इंक्रीमेंट हो रहा है ve माइनस vo अपॉन vo इंटू 100। कल ही सिखाया था परसेंटेज इंक्रीमेंट रेशियो निकालने का तरीका क्या होगा। ठीक है, सो ve की वैल्यू 1.41 माइनस 1.41 vo माइनस vo अपॉन vo इंटू 100। ठीक, तो 1.41 vo माइनस vo अपॉन vo इंटू 100। 1.41 में से 1 गया तो 0.41, vo से vo कट गया और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 41% का इंक्रीमेंट करोगे तब जाके आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो फ्री हो जाएगा जो कि vo से घूम रहा है। 41% का अगर तुम इंक्रीमेंट कर देते हो vo के अंदर तो 41% इंक्रीमेंट इन vo, ठीक है, विल गिव यू द ve। दैट मीन्स कि इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड हो जाएगी, धरती माता से बाहर निकल जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर? अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगली बात, ग्राफ बना दो यार ज़रा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट एक बार ग्राफ रह गया था, इसको और बता देता हूँ। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ PE KE, ठीक है, और TE का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू R, कैसे बनेगा यार? तो साफ दिख रहा है सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साफ दिख रहा है सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट एक वैल्यू पॉजिटिव है और 2 वैल्यूज नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज में अगर मैं बात करता हूँ और टोटल एनर्जी की वैल्यूज बात करता हूँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? GMEM अपॉन 2R। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो -GMEM अपॉन 2R सिर्फ। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करता हूँ तो GMEM अपॉन 2R। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देख जरा, काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और टोटल एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब तीनों जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। बट कंडीशन क्या है? ये इसका आधा है, तो आधा है तो ये तो रहेगा आपका पास में और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी थोड़ी सी दूर में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ्स तो दोनों के सेम ही बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टोटल एनर्जी का और ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का। एक हो गया आपका टोटल एनर्जी का और एक हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का। ग्राफ सारे के सारे आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहेंगे। ग्राफ आपके सारे के सारे जो हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहेंगे, बिकॉज ऑल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ग्राफ आपके सारे आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होंगे। और देख जरा एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, इस एग्जाम्पल को समझो जरा। क्वेश्चन सेज कि ये आपका एक अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो R1 डिस्टेंस पर है अर्थ से। ठीक है, और ये आपका रेस्ट में है। इस R1 ऑब्जेक्ट को मैं ले जाना चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं R2 डिस्टेंस पर ले जाऊँ अर्थ के सेंटर से। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, इसी मास m है इसका। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए A इसको पॉइंट को बोल देता हूँ, B इसको बोल देता हूँ। ठीक है, फाइंड वर्क डन इन टेकिंग, फाइंड वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ठीक है, R1 टू R2। ठीक है, R1 से लेके R2 तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना पड़ेगा तो मुझे एक्सटर्नली कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखते हैं। ठीक, तो
यहाँ पर बेटा इसके पास कौन सी एनर्जी थी, यहाँ पर इसके पास में एनर्जी थी G, ठीक है, M अपॉन कौन सा R1। अच्छा, यहाँ जब मैंने इसको पहुँचा दिया तो इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी हो गई, GM अपॉन R2, ठीक है। ये एनर्जीज मेरे पास में दोनों पॉइंट्स पर हो गई। जब मैंने दोनों पॉइंट्स पर एनर्जीज की बात करी तो वर्क डन जो एक्सटर्नल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इट इज बेसिकली द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो GMEM अपॉन R1 फाइनल माइनस GMEM अपॉन R1, ठीक है। वैल्यू कितनी आई, GMEM, ठीक है, अपॉन R1 माइनस GMEM अपॉन R2, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। अच्छा, दूसरी बात आपसे ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये जो केस है आपका, इसी में ऑब्जेक्ट जो है, इनिशियली ऑब्जेक्ट चल रहा था, ऐसे कह रहा है, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट था R1 डिस्टेंस पर, तब ये ऑब्जेक्ट जो है वो V1 से चल रहा था मान ले, और जब ये यहाँ पर पहुँचा R2 पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं चल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ कि कितनी होगी इस केस में एनर्जी की वैल्यू, मतलब वर्क डन एक्सटर्नल कितना होगा, ठीक है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू, ये आपका चल रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक हो गई। काइनेटिक एनर्जी हुई तो कितनी हुई, G, ठीक है, MEM अपॉन 2R1, ठीक है। यहाँ इसके पास में हुई काइनेटिक एनर्जी, और उस पॉइंट पर ये नहीं चल रहा है। जब ये यहाँ नहीं चल रहा है तो इसके पास में कौन सी एनर्जी हुई, जब ये नहीं चल रहा है तो इसके पास में हुई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सो मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये तो हो गई आपकी काइनेटिक, और फाइनल वाली जो है आपकी वो हो गई पोटेंशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहिए था, सॉरी एक सेकेंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो मैं कैसे करेगा, तो W एक्सटर्नल इक्वल्स टू, ऊपर वाली जो एनर्जी है वो हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी GMEM अपॉन RE, ठीक है, माइनस GMEM अपॉन 2R1, और ये आपकी हो गई R2 पर, ठीक है। तो जो फाइनल पॉइंट है वहां पर तो तुम्हारे पास हो गई कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल पॉइंट पर तो हो गई तुम्हारे पास पोटेंशियल क्योंकि ये चल नहीं रहा, और इनिशियल पॉइंट पर तुम्हारे पास कौन सी हो गई, काइनेटिक। इस बात को ध्यान रखो। तो फाइनल पॉइंट पर है पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट पर है काइनेटिक, बस ये याद रखो, ठीक है। तो ये आपके W एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई कि आप कितना इस पर एक्सटर्नली वर्क करोगे, ठीक है। तीसरा केस एक और ले लेता हूँ। तीसरा केस आपसे ये कह रहा है कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ भी चल रहा है, ठीक है, और यहाँ भी चल रहा है। R1 डिस्टेंस पर है तब भी चल रहा है, R2 डिस्टेंस पर है तब भी चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, MEM अपॉन 2R2, ठीक है, माइनस इनिशियल पॉइंट पर जो होगी वो GMEM अपॉन 2R1, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, W एक्सटर्नल आ जाएगा, ठीक है। आपके पास में W एक्सटर्नल मिल जाएगा आसानी से। बोलो ये बात क्लियर हुई, इसमें कोई परेशानी तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब जब ये क्लियर हुआ मेरे पास तो अगले एग्जाम्पल पर आओ। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी यहाँ से R1 डिस्टेंस पर है अर्थ से, ठीक है, और इसको मैं एस्केप कराना चाहता हूँ फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं इसको एस्केप कराना चाहता हूँ फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर इसके पास टोटल, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर किसी को ये कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना कि पोटेंशियल एनर्जी का खेल क्यों नहीं हुआ, या ठीक है, टोटल एनर्जी के साथ में ले लिया था मैंने, ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। EF ली है और पोटेंशियल एनर्जी ले ली है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत मत करना है ना, परेशान मत होना। एस्केप वेलोसिटी जो है उसके लिए बात कर रहा था। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर इसके पास में कौन सी एनर्जी होगी, चाहे चले चाहे ना चले, यहाँ पर टोटल एनर्जी, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पर इसके पास में 0 हो जाएगी। तो डिफरेंस ले लो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, जो फाइनल है वो 0 है, ठीक है, और इनिशियल टोटल कितनी है, GM अपॉन 2R के बराबर, ठीक है, दोनों का माइनस कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई आपकी, GM अपॉन 2R1, दैट्स योर आंसर, ठीक है। इतना एनर्जी आप अगर इसको प्रोवाइड कर देंगे, टोटल एनर्जी, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर, इजी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को, इस चीज़ में यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी है, टोटल,
यहाँ पर इसके पास में कौन सी एनर्जी है, टोटल। ठीक है, दोनों केसेस में यहाँ भी इसके पास टोटल एनर्जी, यहाँ भी इसके पास टोटल एनर्जी। इस केस में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ इसके पास में, अच्छा एक सेकेंड, ये दोनों चल रहे थे ना, यहाँ पर इसके पास में हो गई टोटल एनर्जी, क्यों, क्योंकि चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास है खाली पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पोटेंशियल रखो ही ना कहीं भी, खाली एक ही वैल्यू रखो। ये चल नहीं रहा तो यहाँ भी पोटेंशियल, और यहाँ नहीं चल रहा तो यहाँ भी पोटेंशियल। इन दोनों केसेस में तो दोनों पोटेंशियल हो गए। ठीक है, तो ये आपके पोटेंशियल फाइनल है माइनस पोटेंशियल आपकी इनिशियल है। इस केस में आपकी ये वाली जो है, ये तो आपकी फाइनल एनर्जी तो पोटेंशियल है और इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी दोनों टोटल हैं, ये भी टोटल एनर्जी है और ये भी टोटल एनर्जी है, इनिशियल भी और फाइनल भी। इनमें कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर तूने पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लगाई, तो टोटल लगा दी थी, तो इसलिए ध्यान रख लेना थोड़ा। आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट इज बेसिकली द टाइम पीरियड। ठीक है, अगली बात करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू टाइम पीरियड, उसको और समझ लो। ठीक है, तब आगे बढ़ जाएंगे। हेलो, नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। अब इतना पार्ट सारा कर लिया यार, काफ़ी सारी थ्योरी हो गई, 1 घंटा हो गया लगभग थ्योरी करते करते। कुछ क्वेश्चंस पर देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ऐसे कह रहा है वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू अ हाइट h। ठीक है, उस तो h की वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। आई थिंक आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। h की वैल्यू जो है वो r के इक्वल है यार, है ना, बहुत साफ सी बात। h की वैल्यू जो है वो r के इक्वल है, और पूछ रहा है तुझसे कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अर्थ सरफेस से। तो देख सिंपल सी बात है कि अर्थ सरफेस पर जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, Gm अपॉन r। और जब मैं इसको h हाइट पर ले गया, ठीक है, h हाइट पर ले जाने पर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h। क्योंकि इसने h की वैल्यू r के इक्वली दी हुई है, दैट मीन्स कि u फाइनल की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, और u इनिशियल की वैल्यू कितनी हो गई, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r के बराबर। ठीक है, अब देख जरा, दोनों केसेस में u फाइनल और u इनिशियल दोनों तुझे मिल चुके हैं। ठीक है, सो डेल्टा u तेरा कितना हो गया, u फाइनल माइनस u इनिशियल, दोनों वैल्यूज को निकाल लेते हैं। अबे कितना लग गो, ये देख माइनस साइन यहाँ लगाया, सो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r माइनस, यहाँ पर रखूंगा तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, सॉल्व कर लेता हूँ इसको, सो जी m स्मॉल m आधा, ठीक, और माइनस में, और ये पूरा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, पूरे में से आधा माइनस करेगा तो क्या मिलेगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। बड़ा वाला प्लस का है तो प्लस का साइन लगा दिया। अच्छा, बट ऑप्शंस जो हैं वो छोटे वाले g के टर्म्स में हैं, बट ऑप्शंस जो हैं वो आपके छोटे वाले g के टर्म्स में, तो ले आओ यार छोटे वाले टर्म्स में, क्या दिक्कत है, वैल्यू क्या आई है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। बेटा इसमें r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर देता हूँ, जरा गौर से देख, ये क्या बन गया, जी m अपॉन r इंटू आर मतलब r स्क्वायर, तो ये बन गया तेरा छोटा वाला g। इसकी जगह छोटा g रख, तो छोटा g m r अपॉन 2, तो एम जी आर बाई 2, दैट्स योर आंसर, एम जी आर अपॉन 2, दैट्स योर आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट ऐसे कह रहा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g आर माइनस 5.6, मतलब v की वैल्यू ये हो जाए, ठीक है, और g की वैल्यू जो है वो ये हो जाए, ऐसा पूछ रहा है आपसे। और धरती माता की जो रेडियस है उसको 6400 किलोमीटर आपको कंसीडर करना है। ठीक, बहुत आसान। ऐसे कह रहा है कि ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर से h हाइट ऊपर, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, दैन दिस कम्स आउट टू बी Gm बाय r के बराबर, बट यहाँ पर हाइट है तो r प्लस h ले लेगा। ठीक है, तो Gm बाय स्मॉल r लेता, उसकी बजाय मैंने Gm r प्लस h लिख लिया। अच्छा, और यहाँ पर स्मॉल g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Gm बाय आर स्क्वायर, आर नहीं, बेसिकली हम r प्लस एच ही लेंगे यहाँ भी, तो r प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक भैया, अच्छा Vg पता है, g पता है, अब इनके फार्मूलाज के बेसिस पर खेलेंगे थोड़ा सा, सुन जरा, Vg इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, बहुत आसान। अच्छा, इसमें ऐसा करता हूँ, r प्लस एच से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और r प्लस एच से डिवाइड कर लेता हूँ, किसी को हवा पानी कोई खराब नहीं हुआ। सो जी एम नीचे बन गया तेरे पास में r प्लस एच का
होल स्क्वायर, बहुत अच्छा। यहाँ बन गया तेरे पास में r प्लस एच इज इक्वल टू वी जी, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी जी की वैल्यू कितनी हो गई, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये बन गया छोटा जी, और यहाँ वैल्यू बन गई तेरी r प्लस एच के बराबर, ठीक है। सो वी जी इक्वल्स टू जी इंटू आर प्लस एच। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए यार, मुझे वैल्यू चाहिए h की, आसान है। वी जी मेरे पास है, ठीक है, g मेरे पास है, r प्लस एच बना, h निकालना है, r को माइनस कर दे इधर ले जाके, तेरा क्वेश्चन खत्म हो गया यार, ठीक है। तुझे h ही तो चाहिए था, वी जी अपॉन जी माइनस आर लगा दे यार इधर, वी जी अपॉन जी माइनस आर इज इक्वल टू बन गया तेरा h। वी जी अपॉन जी कितना हुआ, तो देख वी जी की वैल्यू कितनी है, वी जी की वैल्यू दे रखी है माइनस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7, माइनस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 6 कितनी 7, ठीक, अपॉन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है 6, लिख ले यार 6, माइनस रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इज इक्वल टू एच। सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। बताओ करना है मुझे सॉल्व, बता देना यार, अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिल में लग रहा हो कि नहीं नहीं ये बता देना चाहिए, बता देगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से काट ले इसको, 0.9 इंटू 10 की पावर 7 आ गई, माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 आ गई इज इक्वल टू एच। 0.9 है, एक जीरो इधर लिया तो 9 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये भी 10 की पावर 6 बन गई, ये भी 10 की पावर 6 बन गई, माइनस अब तो आराम से कर सकता है और कहीं तुझे दिक्कत आएगी भी नहीं, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेगा, ठीक है, वी, ठीक है, इसमें से अगर तू माइनस करेगा तो तेरे पास में क्या आ जाएगा, एक बात सोच जरा, अगर नेगेटिव साइन को तू कंसीडर भी कर रहा है या नहीं भी कंसीडर कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से अगर तू चला गया तो तुझे साफ दिख जाएगा कि वैल्यू में कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज आ रही हों, ठीक है। काट पीट ले, दिख रहा होगा 2.6 के अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है इंटू 10 की पावर 6, यहाँ किलोमीटर में है तो 2600 किलोमीटर तेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट पर लौटता हूँ। ऐसे कह रहा है तुझसे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तेरा, इसमें तेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद में 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, यहाँ तेरा मास रखे हुए हैं 2-2 किलो के, यहाँ तेरे मास रखे हुए हैं 4 के बाद 8 पर 2 किलो रखे हुए हैं, यहाँ 2-2 किलो तेरे मासेस रखे हुए हैं। अब तुझसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर मुझे वैल्यू बता दो कितनी होगी, इस पॉइंट पर मुझे वैल्यू बता दो कितनी होगी पोटेंशियल की ड्यू टू दिस सिस्टम, ठीक है। सो वी जी की वैल्यू जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी जी एम बाय आर के बराबर। जी कितना है भैया, जी तो जी है, ये वैल्यू कितनी है 2/1, पहले वाले की ये हो गई। दूसरे वाले के लिए निकालता हूँ, दूसरे वाले के लिए निकालोगे तो वैल्यू साफ साफ दिख रही है यार, जी इंटू 2/2। तीसरे वाले के लिए निकालोगे तो जी इंटू, ठीक है, 2/4, ठीक है। इस तरह से तेरी वैल्यूज बनती चली जाएंगी। मुझे निकालना है नेट वैल्यू, कैसे निकालेगा, वी जी की नेट वैल्यू चाहिए बेटा मुझे, कैसे आएगा वो जरा देख। तो पहला आ गया आपका 2g के बराबर, ठीक है, प्लस इसको काट ले तो ये तेरा कितना आ जाएगा g के बराबर। अगला कितना आ जाएगा तेरा 1/2 g/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, प्लस अगला वाला निकालेगा तो जैसे vg निकालोगे तो g इंटू 2/8 1/4 आ जाएगा, तो ये आ गया g/4 एंड सो ऑन। क्या दिख रहा है यार, क्या बनता लग रहा है तुझे, मुझे दिख रहा है ऐसा कि नीचे मेरी जीपी बनती चली जा रही है, उस जीपी की वैल्यूज का सम करेगा तुझे आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो जीपी की वैल्यूज का सम करेगा तो तुझे आंसर मिलता चला जाएगा। यार नेगेटिव साइन की कोई दिक्कत नहीं है ना, लगा लेना अपने हिसाब से। सो 2g और इसका आधा, मतलब जो हर टर्म जो है वो पिछले वाले का आधा है, ठीक है। तो g कॉमन ले ले, पहला टर्म हो गया तेरे पास में 2, ठीक है, प्लस जरा गौर से देखता जा, पहला टर्म है तेरे पास में जी तो कॉमन ले लिया, ठीक है। पहला टर्म है तेरे पास में 2 के बाद में है 1 के बाद में है तेरे पास आधा, आधे के बाद में 1/4 और सो ऑन चलते चले जा रहे हैं। जीपी के जो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं उनका सम जो है वो कितना होता है, तो जीपी के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू a/1 - r होता है। a कितना दे रखा है 2, 1 - 1/2, नीचे आ गया 1/2, ऊपर लेके जा, कितना आ गया सम 4, यहां पर रख ले यार। वैल्यू कितनी आ गई तेरी g इंटू 4, वो भी नेगेटिव, सो -4g इज द आंसर,
ठीक है, -4g इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देख, ऐसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की सरफेस से, ठीक है, h हाइट तक लेके गए और h की वैल्यू जो है वो 2r दे रखी है, ये वैल्यू r और ये वैल्यू 2r, टोटल कितना हो गया बेटा 3r हाइट तक लेके गया, कहाँ से, r से लेके। ठीक है, पूछ रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो यहाँ u इनिशियल कितना था, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r के बराबर, यहाँ कितना हो गया u फाइनल की वैल्यू -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3r के बराबर। बस हो गया तेरा काम पूरा। लगा ले ज़रा, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। ठीक है, u फाइनल कितना है, g m स्मॉल m अपॉन 3r, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, माइनस g m स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, ये प्लस हो गया है, ये माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3r, और ये प्लस में बना है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। पूरे में से 1/3 माइनस करेगा, कितना बचेगा, 2/3 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r के बराबर। ठीक है, अच्छा, बट वैल्यू चाहिए छोटे r के टर्म्स में, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, gm/2r मिला के कितना बन गया, gm और 2r मिला के तेरा काम पूरा होता दिख जाएगा तुझे, देख ले ज़रा, gm और 2r मिला के तेरा स्मॉल g बन गया, यानी 2/3 छोटा वाला g और m और r। ठीक है, तो छोटा वाला g 2/3 m r, ये आंसर तुझे दिख गया है। ठीक सर, आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट आपका क्या है सर, नेक्स्ट कह रहा है बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, धरती माता की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इट इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ h इक्वल्स टू 3r, यहाँ तक लेके चले गए। ठीक है, अगर गौर से देखेंगे सर तो ये 3r है, बट मुझे तो अर्थ की सेंटर से लेने हैं, तो ये हो गया r और ये हो गया 4r। ठीक है ना, क्योंकि लेना कहाँ से है, अर्थ सेंटर से। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तो u इनिशियल हो गई भैया g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, यहाँ कितनी वैल्यू हो गई, तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r। क्यों, क्योंकि लेना है अर्थ के सेंटर से, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का 4r। ठीक, अब तुझे क्या करना है, तुझे निकालना है, अरे पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही निकालना है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी खेल। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m अपॉन 4r, वो भी माइनस में, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। बहुत बढ़िया, ये प्लस बन गया भैया, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r, ये माइनस में है और ये प्लस में है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 और 1 5, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3, तो 3। ठीक है, 3gm स्मॉल m अपॉन 4r। ठीक है, वो भी प्लस में आ जाएगा। अब चाहिए छोटे वाले g के टर्म्स में, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, ये बन गया तेरा 3/4 gmr, तो 3/4 gmr इज द आंसर। आसान क्वेश्चनों में फंसते थोड़ी ना है, आसान क्वेश्चन तो बहुत तेज जाना चाहिए, रुकना ही नहीं होता इन क्वेश्चनों में तो कहीं भी। आगे बढ़ जाओ। द रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड एट अर्थ, धरती पर एस्केप स्पीड VE इज इक्वल टू होता है √2gm/r, याद है। और किसी और दूसरे प्लेनेट पर वैल्यू हो जाएगी 2g मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का रूट। अब ये कह रहा है रेडियस और डेंसिटी जो है वो ट्वाइस हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे चाहिए डेंसिटी के टर्म्स में, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। √2g मास को लिखेगा 4/3 πrp³ अपॉन rp, काट। ठीक है, और डेंसिटी तो लगा, ये रहा। सो ये वैल्यू आ गई 8/3। ठीक है, और g और पाई और रो, ठीक है, और r स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बन गई तेरे पास में Vp की। ठीक है, अच्छा, इसकी वैल्यू तेरी VE है, इसको जब तुम VE को लिखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 8/3। ठीक है, g पाई रो r e का स्क्वायर। ठीक है, ये e की रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर लिखो ज़रा, सो 8/3 g पाई, ये तो कांस्टेंट है, रो को प्लेनेट की को 2 टाइम्स अर्थ लिखेगा और इसको 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ लिखेगा और इसका स्क्वायर करेगा और रूट करेगा।
बाकी सब सौदा सट्टा कट जाएगा, बचेगा क्या वो देख ले जरा। तो ये प्लेनेट की हो गई, ये तेरी अर्थ की हो गई, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। सो वीपी अपॉन वीई, जो कट रहा है इसको काटेंगे। देख जरा, यहीं से काटना शुरू कर देता हूं। 8/3 से 8/3 खत्म, जी से जी खत्म, पाई से तेरा पाई खत्म, रो ई से तेरा रो ई खत्म, 2 बचा है ना। अच्छा, इसको अगर खोल के रखेगा तो 4re² हो जाएगा, तो re² से re² भी खत्म। क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक ये 4 बचा, ठीक है। 2 4 जा 8, ठीक है। मतलब वीपी अपॉन वीई बचा है तेरा √8/1 के बराबर, ठीक है, √8/1। तो √8 को अपन लिखते हैं 2√2 और नीचे आ जाता है 1, ठीक है। इसने औंधा पूछा था साहिब, वीई और वीपी पूछे थे, इसलिए 1:2√2। क्यों, क्योंकि इसने वैल्यू जो पूछी है वो वीई अपॉन वीपी की पूछी है, तो ये हो जाएगा 1/2√2 के बराबर, ठीक है। हियर इज द आंसर। आसान था यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट। ब्लैक होल कोई ऑब्जेक्ट होता होगा आज से 2000 साल पहले, whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. भाई साहब, to what approximate radius would Earth have to be compressed, ठीक है, to be a black hole। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कह रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसमें धरती माता से लाइट भी पकड़ ली, तो पकड़ लो यार, √2gme/re, ठीक है। अब रेडियस बतानी है जब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। √2g कितना होता है हमें नहीं पता, ठीक है, और मास ऑफ अर्थ कितना है वो भी निकाल लेते हैं। तो g इंटू मास ऑफ अर्थ दे रखा है 5.98 इंटू 10⁻²⁰, ठीक है, अपॉन re, इसकी वैल्यू चाहिए इन्हें और ये बड़े परेशान है इस वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक। तो देखो जरा यार, बहुत सिंपल सी बात है, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। 9 × 10⁻16 इज इक्वल टू 2 × 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5.96 लिख लूँ क्या, कि बड़ी ज़्यादा ये दिक्कत हो रही है। 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r, ठीक है, r इधर लेके जाता हूँ तो 6.67 इंटू 6, ठीक है, तो 20 इंटू 3, तो ये आ गया 60 के लगभग, ठीक है। तो 2 इंटू 6.67, तो 2 इंटू 6.67 करेगा तो 13.33 आया। 13.33 को अगर तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाना चाहिए, 80 आ जाना चाहिए यार। 80 इंटू 10⁻24 में से 11 गए तो बचे हैं 13 अपॉन 9 इंटू 10⁻16, माइनस कर दो यार, इससे काट लो, 9 आ गया इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 10⁻ आ गया -3 के लगभग, और इसका रूट करना है, ठीक है। 9 इंटू 10⁻−3, 10⁻⁻4, वैल्यू लगभग 10⁻−2 मीटर आएगी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है इसमें, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको 10 मान, 10 इंटू 10⁻−2 करेगा तो 10⁻−4 का रूट करेगा, तभी तो तेरे को 10⁻−2 मीटर मिलेगा। किसी में भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, साफ दिख रहा है क्या कि कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट करनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जोड़ तोड़ के किया है। आप ये सीख लीजिए और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, और अगर आप इसमें देर लगाएंगे सीखने में तो आप ही के लिए परेशानी है, बाकी मेरे तो बाप का क्या ही जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्किप कीजिए साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। एक प्लैनेट है जिसकी रेडियस 2 टाइम्स है धरती माता की रेडियस से। बोथ हैव ऑलवेज सेम एवरेज मास डेंसिटीज़, दोनों की डेंसिटी जो हैं वो बराबर हैं, बहुत अच्छा। सो वीपी एंड वीई आर एस्केप वेलोसिटीज ऑफ द प्लैनेट एंड द अर्थ रेस्पेक्टिवली। देन कुछ करना है, हमें भी नहीं पता क्या करना है। तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला बनाओ, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो देखो ज़रा, याद है 2g4/3 πr³ इंटू डेंसिटी अपॉन r, ठीक है, कुछ कट जाएगा तो 2 4 जा 8 के टर्म्स में लिख लूँ, 8g, ठीक है, πr² रो, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है किसके टर्म्स में, जो दिख रहा है तुम्हें उसके टर्म्स में। अच्छा, अब आपसे ये कह रहा है कि
ये सब कुछ बराबर है, बस आर स्क्वायर अलग अलग हैं। तो साफ दिख रहा है कि वी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रूट ऑफ आर स्क्वायर के, मतलब वी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई आर के, और वीपी की वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई आर पी के, या आर ई के या आर पी के। तो जो रेशियो होगा क्या कहते हैं रेडियस का, वही रेशियो होगा आपका वेलोसिटी का। बोलो दिख गया? तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी एट ई। सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है नीट 2020 के अंदर, सेम क्वेश्चन को नीट 2020 के अंदर भी रिपीट किया है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है बट फिर भी याद रखना है। सेम क्वेश्चन 2020 में भी रिपीट किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अबे नीट में ना क्वेश्चन बदल मतलब लौट आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो अब दोबारा नहीं आएगा, लौट आता है यार। क्वेश्चन की कुछ नहीं है, क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाते हैं। ये याद रखो कि अगर तुम लोगों ने जो नीट है उसके प्रीवियस ईयर, एम्स के प्रीवियस ईयर, ठीक है, और अगर तुमने जेई मेंस के प्रीवियस ईयर इतना लगा रखा है ना, तो ये समझ के आना कि तुम कम से कम 20 क्वेश्चन तो घर से देख के जा रहे हो। 20 तो ज़्यादा हो गए, खैर 10 से 15 क्वेश्चन तो तुम घर से देख के जा रहे हो अगर तुमने ये सारे पेपर लगा रखे हैं। तो ये समझ के जाना, तुम कम से कम ये सोच के जाना कि 10 क्वेश्चन तो हम घर बैठ के देख लिए कि कौन से आएंगे आज 45 में से, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इन पेपर्स को लगाते रहो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो PYQs लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना रोटी खाना और पानी पीना है पर डे के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट एट रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 3r। ये धरती माता है, यहाँ हाइट जो है वो 3r, यानी सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, सेंटर से डिस्टेंस हो गया 4r के बराबर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है, खाली पोटेंशियल एनर्जी है। वो भी कितनी है, Gm स्मॉल m अपॉन r, वो भी 4 के साथ, ठीक। अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन तो पहली लाइन पढ़ के निकाल ली भाई ने। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम स्पीड विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक इज। ओके, यहाँ से कितनी वेलोसिटी से फेंके मारे हैं जो कि ये वापस लौट के ना आए, ऐसा पूछ रहा है। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा ही आसान है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये जानते हैं हम कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आता है हमें। मैंने तुम्हें सिखाया कि जब भी तुम्हें इस तरह की कोई कलाबाजी देने को आए तो समझा देना उसको कि भाई मेरे पास एनर्जी कंजर्वेशन नाम का हथियार है, ठीक है। सो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r। यहाँ मैंने एनर्जी जो प्रोवाइड की है काइनेटिक एनर्जी, वो मान ले हाफ VE स्क्वायर प्रोवाइड कर दी, तो प्लस हाफ MVE स्क्वायर, इतनी एनर्जी तो इसको प्रोवाइड कर रहा है। तूने कहा ठीक, मेरे को भी लगा अच्छा, बट यहाँ पर जाके जब तू इसको धरती माता के उससे बाहर निकाल रहा है तो पोटेंशियल भी जीरो और काइनेटिक भी जीरो। ले, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या करूँ इसमें, ले उड़ा दे इसे। वैल्यू कितनी आ गई तेरे पास में, माइनस G कैपिटल M अपॉन 4r इज इक्वल टू माइनस VE स्क्वायर अपॉन 2। काट दे, 2 से 2 काटा, ठीक है। VE की वैल्यू कितनी आ गई, VE कम्स आउट टू बी Gm बाय 2r, वो भी रूट में। बट यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, इन बेवकूफ़ों ने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किस सेंस में दे रखे हैं, छोटे वाले जी के सेंस में। ओ, एक ऑप्शन बड़े वाले में भी दे दिया है और वही हमारा आंसर है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। कोई परेशानी किसी को, बुरा तो नहीं लगा किसी को? आगे बढ़ सकता हूं क्या? चल बढ़ ले। ऐसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी u। ये धरती माता है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को u से फेंका गया है विद द वेलोसिटी u। द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर m एंड r। बहुत अच्छे, g बढ़िया है, छोटा वाला g भी बढ़िया है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक। कितने गधे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन के लिए पेन चलाएंगे? मैं तो नहीं चलाऊंगा, ठीक है। √2 Gm बाय r, u की वैल्यू, क्यों? क्योंकि उसने एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है, उसने एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है और कुछ नहीं पूछा उसने। अगर तुम्हें अब भी कोई परेशानी हो रही है तो देख लो, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट इट विल नॉट कम बैक टू द अर्थ, देख ले, ठीक है। अच्छा, एक बात और, थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत रहना है इसमें, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि स्मॉल g के टर्म्स में वैल्यू शायद अलग आ जाए, देख लेना निकाल के अगर तुम्हें इस कंफ्यूजन और इसमें कंफ्यूजन हो। वैसे तो ये फार्मूला तुम्हें डायरेक्टली याद है ही है, ठीक है। और इसके अंदर का फार्मूला भी तुम्हें याद है, √2 Gr होता है, नहीं याद? मैं दिखा देता हूँ। तो √2 Gm बाय r होता है फार्मूला, r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, तो ये बन गया तेरा छोटा वाला g, तो √2 Gr बनता है VE का फार्मूला।
ठीक है, और यहाँ पर √2gm/R बनता है, ठीक है ना, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, द अर्थ इज अज्यूम टू बी अ स्फेयर, धरती की माता को इन्होंने कहा है कि हम इसको स्फेयर मानेंगे। अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट अ हाइट R फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। थोड़ा सा नीचे कर दें इसको, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ले, ये थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने। यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से R हाइट पर एक प्लेटफॉर्म लगा दिया, लगा दो। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज FV। यहाँ से जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो है FV के बराबर, ठीक है। अब बताना है वेयर V इज इट्स एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो V है, ठीक है, और यहाँ से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू FV है। वैल्यू बतानी है F की कितनी होगी अगर ये हाइट जो है वो आपको R दे रखी है तो, ठीक है। अगर ये हाइट आपको R दे रखी है तब के लिए आपसे पूछ रहा है, ये भी R होता है और ये भी R होता है, ठीक है। यहाँ से फेंक रहे हैं तो R, यहाँ से फेंक रहे हैं तो FV, ठीक। तो F की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी, ठीक। कैसा क्वेश्चन है यार, मज़ेदार है, थोड़ी सी देर देख लो। ऐसे कह रहा है यहाँ से वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है √2gm/, ठीक है, R। यहाँ से कितनी हो जाएगी √2gm, कुछ नहीं बदला है, बस एक ही चीज़ बदली है, क्या? जहाँ से फेंकी है उसके नीचे वाला जो है वो बदला था आपका, ठीक है। चाहो तो पूरा डिराइव करके दिखा सकता हूँ, ऐसे समझो ज़रा, इस पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ½ mv², ठीक है, ½ mv² प्लस -G_M_m/2r। क्यों 2r? इसलिए क्योंकि r ये वाला और r ये वाला, तो 2r हो गया, इज इक्वल टू 0। कर रख जरा, m से m काट दिया, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो v इज इक्वल टू gm, इस 2 से इस 2 को भी काट लेंगे, gm/r के बराबर, ठीक है। तो इस जगह पर जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √2gm/r। डायरेक्ट देख लेते तो r + r करते तो 2 से 2 उड़ जाता, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख दी मैंने ये। अच्छा, यहां से वैल्यू है √2gm/r और यहां से वैल्यू है √gm/r, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों में पूछ रहा है उसका कि रिलेशन क्या है, तो VE इज इक्वल टू FV के बराबर है, ठीक है। अच्छा, VE की वैल्यू कितनी है? VE की वैल्यू है √gm/r, ठीक है, और V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है हमारे पास में, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, ये V मान लो और इसको VE मान लो, ठीक है, इसको V मान लो, इसको VE मान लो, ठीक है, FVE, ठीक है। तो V की वैल्यू है √2gm/r, इसको F लिखो। VE की वैल्यू कितनी है? √2gm/r के बराबर। जो कट रहा है उसको काट दे, जो कट रहा है उसको काट दे, F इंटू √2 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2 के बराबर, ठीक है। F की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। अबे दोनों की वैल्यू को बराबर करना है यार, कुछ नहीं है, बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसको उठा के इसमें रख दे, खत्म बात, क्वेश्चन हो गया तेरा, ठीक है। यहाँ जो एस्केप वेलोसिटी, ये जो कथा मैंने कराई है ना, इसलिए कराई है कि तुझे ये वैल्यू समझ में आ जाए कैसे आई थी। अब तुझे ये समझ में आती है तो फिर तू कुछ मत करना ये सब फालतू नाटक। आगे बढ़ता हूँ। विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ? वाह, ऐसे कह रहा है कि यहाँ से मैं कितनी वेलोसिटी से फेंकूं जो कि ये यहाँ तक ही पहुँच पाए। कहाँ तक पहुँच पाए? 2h तक पहुँच पाए, धरती माता के सेंटर से 2r तक ही पहुँच पाए, ठीक। मतलब यहाँ पर से फेंकना है ½ mv² काइनेटिक एनर्जी, Gm/r पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक कितनी? 0। पोटेंशियल कितनी हो जाए? Gm/r प्लस h को मतलब 2r लिख देना। क्यों? क्योंकि r तो ये रहा, 2r ये हो गया। दोनों को बराबर कर दें, यहाँ से v की वैल्यू निकाल दे, ठीक। दोनों को बराबर कर दें, यहाँ से v की वैल्यू निकाल ले। सो ½ mv² माइनस Gm/r इज इक्वल टू -2 कहाँ से आ गया? 2 नहीं, Gm/2r, है ना। अब अच्छा लग रहा है, इसको इधर पटक, ½ mv² इज इक्वल टू Gm/r माइनस 2r, तो कितना बचेगा? Gm/2r बचा। ये प्लस में जाता इधर, ये माइनस में, प्लस में से ये वाला माइनस करते तो यही वैल्यू आएगी। m से m उड़ा दे, 2 से 2 भी उड़ा दे, v की वैल्यू आ गई √Gm/r। इतने से फेंको भाई, √Gm/r से फेंको भाई, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा कि वहीं तक पहुंचेगी, उसके बाद रुक जाएगी।
फॉर अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ बट रेडियस इज 1/4 ऑफ द अर्थ, एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत आसान है। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला धरती माता के लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद है। अब दूसरी वाले माता जी के लिए निकालते हैं, उनका प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी कितनी है? तो ये कह रहा है कि √2g मास बराबर है अर्थ के, ठीक है, अपॉन रेडियस जो है वो 1/4 है रेडियस ऑफ अर्थ के, RE/4, ठीक है। इसको ऊपर ले जाता हूँ 4 को, तो 4√2g, अरे अंदर लो भाई इसको भी, √2gm/RE, ठीक है। ये तो तुझे पता है ना 11.2 होता है और इसकी वैल्यू 2 होती है। कितना आ गया? 4 का रूट तो 2 हो गया और इसकी वैल्यू तुझे पता है 11.2। काट दे 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, तेरा आंसर आ गया। है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है, ठीक है। सो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। अरे मेरी बात समझ गए क्या? आसान है ना अब तो। चलो आज के लिए इतना बहुत है, बहुत सारे कर लिए और क्या करोगे। दैट्स ऑल फॉर दिस डे, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की, ठीक है ना, रुकना मत।